निराला की एक कविता है, काले काले बादल छाए न आए वीर जवाहरलाल। महाकवि निराला ने यह कविता उस समय लिखी जब एक बार इलाहाबाद के आनंद भवन में नेहरू जी पधारे थे और उनके आगमन पर निराला उन्हें देखने गए थे। उचक उचक कर कई बार उन्होंने नेहरू जी को देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाए क्योंकि उनके आगे की कतार में वकीलों, सिक्योरिटी और जनता की भारी भीड़ थी। इसके बाद निराला गुस्से में घर लौट आए और तब उन्होंने ये कविता लिखी। निराला कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब मैंने देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं कि जवाहरलाल आए थे। वो दौर भी कांग्रेस का था और कल जो किया वो भी कांग्रेस नहीं किया। आज एक बार फिर कांग्रेस नहीं आई। बेला था 15 अगस्त 2023 के स्वाधीनता दिवस समारोह का। नमस्कार दोस्तों, स्वाधीनता दिवस मना लिया आपने, लेकिन खड़गे साहब तो कहीं दिखे ही नहीं। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे। यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और ये समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं आ पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है, और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। समस्या तो है खड़गे जी, और ये समस्या आपकी पार्टी के लिए 2014 के बाद से बहुत बढ़ गई है। बिन पानी मछली की तरह आप और आपकी INDIA सत्ता के लिए तड़प रही है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि खड़गे को लाल किला आना ही नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने उनके लिए अन्य कार्यक्रम रख दिया? क्या कोई ऐसा भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम है जो देश के लिए लाल किले से झंडोत्तोलन से बड़ा हो? क्या इसमें कोई शक है कि अगर गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ खड़गे देश के लिए झंडोत्तोलन में लाल किला चले जाते तो उनकी कुर्सी भी चली जाती? समस्या खड़गे की आंखों में भी थी, जैसा कि वे खुद बता रहे हैं। एक समस्या ये भी थी कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में भी झंडा फहराना था, जिसे वे देश के लिए झंडा फहराने से बड़ा मान रहे हैं। समस्या इस बात की भी थी कि जैसा कि वे बताते हैं कि सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि प्रधानमंत्री के निकलने से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाता। अगर वह जाते तो कार्यालय पर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के आमंत्रण से भी कुछ बड़ा है, और आपकी कुर्सी खाली रह जाती है तो आप इसके लिए हजार समस्याओं का बहाना बनाते हैं। कुछ समस्याएं तो खड़गे साहब के दिमाग में आई भी नहीं होंगी। खड़गे साहब, ये भारत है, गांव का देश, जहां लोग तिरंगा को लहराते देखने के लिए सुबह के 3 बजे से तो कई रात भर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचते हैं। कोई वर्षों से पास का इंतजार करता रहता है तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, और कोई पहुंचने की सोच नहीं पाता और टीवी पर देखते देखते ही बूढ़ा हो जाता है या फिर दम तोड़ जाता है। और एक आप है कि आपकी कुर्सी आमंत्रण के बाद भी खाली रह जाती है। जिस PM की सिक्योरिटी पर आपको आपत्ति है, जिसे लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, अगर झंडे से इतना ही लगाव होता तो आप चल देते पैदल, कहीं भी होते 1-2 घंटे में तो पहुंच ही जाते। फिर PM की सिक्योरिटी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती।
तेलंगाना में आपने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने उनके जैसे गरीब आदमी को प्रोत्साहित नहीं किया होता तो वह सांसद नहीं होते। वाह, कल का गरीब आज इतना अमीर हो गया है कि देश के लिए झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो पा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इधर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जा रहा था, उधर खड़गे को मौजूदा समय में लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों के लिए खतरा दिख रहा था। जिस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष का पद अधिकांशतः गांधी परिवार के पास ही रहा हो, उस गांधी परिवार के बीच इस उम्र में आप कहां हैं और कितना पार्टी को ऊपर लेकर जाएंगे, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के बागी नेता संजय झा के एक लेख पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइन थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की आधिकारिक उम्मीदवारी, कांग्रेस कैसे खुद को गिरा रही है। उनका तर्क था कि अध्यक्ष पद का चुनाव केवल एक मजाक है, क्योंकि उनके मुताबिक खड़गे गांधी परिवार के केवल एक दरबारी हैं और अगर आपके पास फुल पावर है तो पार्टी और उसकी नीतियों को बदलिए ताकि कांग्रेस का भला हो और भारत जोड़ो में आगे रहने वाले राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो में पीछे न रहें। खड़गे जी, आपको गांधी जी की मैं ताबीज देता हूँ, शायद आप कतार में खड़े भारत के उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच सकें जिसे आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबी और भुखमरी का दंश झेलना पड़ रहा है। गांधी जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब भी दुविधा में हो या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं वह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर कोई नियंत्रण फिर मिलेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा? तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघल कर खत्म हो गए हैं। यह तो हुई कांग्रेस और INDIA की बात, जिसे भारत से नहीं भारतीयों के वोट से मतलब है। कई मोर्चों पर जिनके नेता विदेशों में विवादित बयान जाकर दे आते हैं और यही कारण है कि जनता को भी INDI में भारत नहीं दिखता है, भारत की जनभावना नहीं दिखती है, देशवासियों को INDI में राष्ट्रवाद नहीं दिखता है। लेकिन ये तो विपक्ष की बात हुई ना। अब चलिए लाल किले की प्राचीर पर चलते हैं जहां PM कुछ बोल रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। PM मोदी सबसे अच्छे PM नहीं बल्कि अब तक के सबसे अच्छे PM हैं। PM ने 9 सालों में सड़क, हेल्थ, हायर एजुकेशन सहित कई अन्य क्षेत्रों में काफी बढ़िया काम किया है। कांग्रेस सरकार हो या मोदी सरकार, नौकरियों को लेकर किसी भी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज़्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। PM मोदी जिन युवाओं से देश की जनता से अपने भाषणों में 5 साल के लिए वोट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन युवाओं को ही उनकी सरकार 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट विस्तार देती है। PM भ्रष्टाचार और घोटालों पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम का ये तुगलकी फरमान आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या इस कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम से नए भारत का निर्माण होगा
क्या भारत कभी आत्मनिर्भर हो पाएगा? अगर सरकार के पास इसका जवाब हाँ में है तो संसद से मई 2024 में पीएम और उनके मंत्रिमंडल का कॉन्ट्रैक्ट भी 3 महीने बढ़ाने का बिल पास कर देना चाहिए। फिर काम को देखते हुए मोदी सरकार और उसके मंत्रिमंडल को 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट विस्तार देना चाहिए। आपने 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी का वो नारा सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सत्ता तो हासिल कर ली मोदी सरकार ने, लेकिन आपको बता दूं कि महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई है। 9 साल में डीजल की कीमत 34 रुपये और पेट्रोल की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 414 रुपये में मिलता था। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये तक पहुँच गई है। इतना ही नहीं, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ गई है। शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ है। मोदी सरकार में 9 साल में शिक्षा पर खर्च 30,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। देश में स्कूल भी कम हो गए हैं। मोदी सरकार में स्कूलों की संख्या भी घटी है। मोदी सरकार से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 14.89 लाख हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। नारों से निकलकर जब तक बेटियों को सरकार पढ़ाएगी नहीं, तब तक बेटियां बढ़ेंगी कैसे और बेटियां बचेंगी कैसे? हम और आप देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट करते हैं और यही सच्चाई है। देश के लिए वोट करते तो जाति धर्म विशेष को वोट नहीं करते, और अगर हम ही जाति धर्म को रिजेक्ट कर देते, देश को सर्वोपरि रखते, तो पार्टियां न तो अगड़ी पिछड़ी दलित आदिवासी भर होने से किसी को टिकट देती और न ही मुफ्त का रेवड़ी बांटती। वे IIT, IIM, IAS को टिकट देती। फिर ये सुनने में नहीं आता कि अमुक व्यक्ति को 100 करोड़ में टिकट बेचा गया, या न विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में बंधक बनाया जाता। आप उस अधिकारी का देश के प्रति जिम्मेदारी, जनता के प्रति निष्पक्षता और समर्पण का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके VRS लेते ही किसी पार्टी से टिकट मिल जाता है। बात समझो गुरु, योगा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। योगा से आप कुछ दिन लाइफ खींच लेंगे, पैसा से परिवार खींच लेंगे। नहीं तो करते रहिए अनुलोम विलोम, एक दिन सांस लेंगे तो बाहर छोड़ ही नहीं पाएंगे। और यही सच्चाई है। कांग्रेस या मोदी विरोध अनविरोध नहीं है। जनता PM मोदी के प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करती है। अगर मोदी अब तक के सबसे बेहतर PM हैं तो वे अपनी नीतियों के कारण ही हैं। जनता ने उन्हें दोबारा बैठाया है, या तीसरी बार भी उनके कद के आगे कोई नहीं दिख रहा है, तो हमारा यह लगाव देश के प्रति उनके काम को लेकर ही है। लेकिन जनता की ऐसी सोच को लेकर उनकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। अगर बतौर PM आपकी नीतियों की हम तारीफ करते हैं, तो गलत नीतियों को लेकर हम आपकी तीखी आलोचना भी करेंगे, यह भी तय है। क्या सरकार क्या विपक्ष, कुछ ने दशकों तक देश को लूटा तो कुछ अपनी नीतियों से देश को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। गरीबी बेरोजगारी का हाल यह है कि मिडिल हो या लोअर मिडिल क्लास, आज भी कुछ लोग लोन लेकर खाना खाते हैं। आज लोन लेकर खाना खा रहे हैं, कल लोन लायक भी नहीं रहेंगे। बैंक लोन देने से मना कर देगा। एजेंट ये समझा देगा कि तुम्हारे जीने से ज़्यादा तुम्हारे मरने में फ़ायदा है, बस ये प्रीमियम ले लो। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोन के बचे 2 रुपये से जहर खाकर हम आखिरी सफ़र पर निकल पड़ेंगे। फिर उंगलियों पर ब्लू इंक लगाकर ठप्पा ले लेना। हो जाएगा नए भारत का निर्माण, हो जाएगा भारत आत्मनिर्भर। जनाक्रोश में आपके जेहन में सुलगते सवालों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।